हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली 8th सेशन है। वैसे मैं इससे पहले आपके काफ़ी सारे सेशंस ले चुका हूं, जिसमें हम लोग फाइनेंस डिस्कस कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए। पीछे हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 12 सेशंस करे हैं, आई थिंक 11 या 12 सेशंस। देखते हैं सिलेबस में हमने अब तक क्या कवर करा है और इस सेशन में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंगली कहाँ पर हैं। पिछले कुछ फीडबैक्स मेरे को मिले जिसमें लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ एमसीक्यूज भी डालूं, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी डालूं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताऊं। वो सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की और बताने की कोशिश करी है। ठीक है। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा अब तक हम लोग यहां तक का कंप्लीट कर चुके हैं। दिस डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स तक वी हैव कंप्लीटेड। ये पार्ट हमारा डन हो चुका है, दिस इज कंप्लीटेड। ये सेक्शन ए चल रहा था। अब बात है सेक्शन बी, जो कि फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स करने हैं, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड, इक्विटी, इस तरह के जो भी मार्केट्स हैं। इस वीडियो में हम लोग मनी मार्केट की बात कर रहे हैं। पहले मनी मार्केट की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर कैपिटल मार्केट की बात करेंगे। कैपिटल मार्केट के बाद हम लोग फॉरेक्स की बात करेंगे, फॉरेक्स के बाद हम लोग बॉन्ड्स की बात करेंगे। इसमें इनके फंक्शंस क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स हमारा हमेशा करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, क्योंकि आज एज ऑन डेट ऑफ रिकॉर्डिंग जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है 8 या 9 महीने के बाद जब आपका ये एग्जाम आएगा उनमें से काफी कुछ बदल जाए। कुछ भी अगर बदलता है ड्यू टू एनी अपडेट, कोई स्टेटरी चेंजेस आ जाए, बजट में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए, आरबीआई कुछ नया चेंज कर दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ चेंज कर दे, वो हमारे पास प्रोडिक्शन का पार्ट नहीं है। उसको हम लोग तभी देखेंगे विद द एडवांसमेंट इन करंट अफेयर्स। तो मनी मार्केट से हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो में कंटेंट की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले बात करें मनी मार्केट की। मनी मार्केट होता क्या है? मनी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है। इसे कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। दो तरह के हमारे मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मार्केट्स और भी हैं, जैसे डेट मार्केट होता है, डेरिवेटिव मार्केट होता है, फॉरेक्स मार्केट होता है। बट अभी आईबीपीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हम दो की बात करेंगे। इस वीडियो में हम मनी मार्केट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट एक फाइनेंशियल सेगमेंट है मार्केट का, ओके, जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। शॉर्ट टर्म से हमारा मतलब होता है अप टू 1 ईयर। 1 साल तक के जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बोरोइंग्स के, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। इट ऑफर इंस्ट्रूमेंट दैट आर हाईली लिक्विड, सेफ एंड लो रिस्क। लिक्विड है, सेफ है, लो रिस्क है, मतलब मेजर सेगमेंटेशन इसमें गवर्नमेंट का होता होगा तभी सेफ है, आरबीआई का होता होगा। बहुत ज्यादा प्राइवेट ऑफर्स या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट्स इसमें नहीं होते होंगे। अभी क्या होते हैं वो हमने डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे की स्लाइड्स में उसे डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपेंट्स इनमें कौन कौन होते हैं? आरबीआई होता है, बैंक होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, पीडी से हमारा मतलब है प्राइमरी डीलर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस होती हैं, मिसमैच होती किसकी है? हो सकता है गवर्नमेंट को अचानक से पैसे की नीड पड़ रही है, हो सकता है किसी बैंक को अचानक से पैसे की नीड पड़ जाए, भगवान ना करे हो सकता है आरबीआई को पैसे की नीड पड़ जाए, तो वो पैसा कहां से आएगा? तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इट ऑपरेट्स प्राइमरली थ्रू होलसेल इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रांजैक्शन, नॉट रिटेल। बट अब क्या है, पिछले कुछ टाइम से इसमें रिटेल भी आ गया है। आरबीआई डायरेक्ट नाम का एक पोर्टल है, आरबीआई डायरेक्ट रिटेल, वहां से रिटेल कस्टमर्स भी मनी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। की फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट। मनी मार्केट के क्या की फंक्शंस होते हैं? जो एफिशिएंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट रहेगा बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि अगर कभी भी अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मनी मार्केट के थ्रू पैसा ले सकते हैं। दूसरा, जो उनके पास सरप्लस पैसा है वो पैसा मनी मार्केट में लगा के उस पैसे से भी इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता है। तो क्या हुआ? एंश्योर्स एफिशिएंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग एट मार्केट डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट। जैसा कि अभी हमने बताया, आपको पैसे की जरूरत है, आपसे यहाँ पे मतलब है बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। पैसे की जरूरत है, आप मार्केट से पैसा उठा लो। एक रात के लिए चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, 25 दिन के लिए चाहिए, आप मार्केट से पैसा ले लोगे। आपके पास सरप्लस पैसा है, आप मार्केट में पैसा
इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब छोटे लेवल पे आप उधारी कर सकते हो या उधार दे सकते हो जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इट हेल्प्स आरबीआई रेगुलेट क्रेडिट फ्लो थ्रू रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ एंड एमएसएफ। ये सारी चीजें क्या होती हैं ये हम लोग अलग इंटरव्यू वीडियोस में देखेंगे। कुछ चीजें हमने इसके अंदर आरबीआई के वीडियो के अंदर हमने देखा भी होगा। ओके, तो आरबीआई क्रेडिट फ्लो इसके थ्रू रेगुलेट करता है। रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ, एमएसएफ, ये सब कुछ मनी मार्केट के अंदर काम करता है। इट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी फॉर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, कॉल मनी रेट, टी बिल यील्ड्स। तो उनका इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो भी डिस्कवरी मार्केट फोर्सेस के थ्रू मनी मार्केट के अंदर होती है। इनेबल्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो हमारा पी एंड एस एस चल रहा है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो स्मूथली फंक्शन करता रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट की हम लोग बात करें तो मनी मार्केट हमारा दो मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मनी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या डील करता है? इट इज द क्रिएशन एंड इनिशियल इश्यूएंस ऑफ द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, वो जिनका मैच्योरिटी 1 साल का है। मतलब जो ऐसे इशू होंगे, न्यू इशू होंगे जिनका 1 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड है, वो हमारा प्राइमरी मार्केट है। जैसे ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इट इनेबल्स बोरोवर्स टू रेज फ्रेश फंड्स, है ना। ये कौन सा हो गया? प्राइमरी मनी मार्केट। प्राइमरी मनी मार्केट 1 ईयर की बात कर रहे हैं, अप टू 1 ईयर। ठीक। सेकेंडरी मार्केट क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑलरेडी इश्यूड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो मनी मार्केट हमने यहाँ प्राइमरी मार्केट में इशू कर दिए, जो ट्रेजरी बिल्स या कॉमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमने प्राइमरी मनी मार्केट में इशू कर दिए हैं और उनकी मैच्योरिटी में टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए आपने कॉमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर दिया, अब उसे मैच्योर होने में टाइम है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप उसे बेच पाओ। उसे कहां बेचोगे? रोड पे निकल के थोड़ी ना बेचोगे। तो उसके लिए सेकेंडरी मनी मार्केट होता है, which facilitates the buying and selling of the already issued money market instruments before maturity, thereby providing liquidity to investors without creating new instruments. ठीक। The Reserve Bank of India plays a central role in regulating and facilitating both segments, using money market operations as a key channel for liquidity management and policy transmission. तो आरबीआई का रोल है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का चैनल देना, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन करना, किसके थ्रू? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, सॉरी मनी मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। वेल स्ट्रक्चर्ड मनी मार्केट ensures smooth short term fund flow, efficient price discovery of interest rates, and overall financial system stability, especially for banks and financial institutions. ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मनी मार्केट में रिस्क की। जब हम ऐसा मार्केट की डील कर रहे हैं तो उसके कुछ रिस्क भी होंगे, जैसे लिक्विडिटी रिस्क होता है। लिक्विडिटी रिस्क अराइज व्हेन मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर अनेबल टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट अ रीजनेबल रेट। अगर वो पार्टिसिपेंट्स फंड्स ही नहीं कर पाएंगे तो वो फंडिंग कैसे करेंगे अगर उनके पास खुद ही पैसा नहीं आएगा? It becomes acute during stress period, leading to sharp spikes in overnight and short-term interest rates. जब मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, स्ट्रेस पीरियड है, तो अचानक से रेट बढ़ जाते हैं मनी मार्केट में पैसे रेज करने के। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? Refers to the possibility of default by issuers of money market instruments such as commercial paper and certificate of deposit. आपने कॉमर्शियल पेपर तो खरीद लिया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो खरीद लिया, उनसे आपको बाद में पैसा नहीं मिल पाया। This risk increases during economic downturns when corporate cash flows weaken. Rollover risk ये important होता है. It arises when short-term instruments cannot be refinanced upon maturity. Excessive dependence on short-term funding can lead to funding stress and liquidity crunch. इसको समझ लीजिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। It arises from fluctuations in the short-term interest rate due to changing liquidity condition. सडन रेट मूवमेंट होगा तो क्या होगा? जो वैल्यूएशन है मनी मार्केट का और इन्वेस्टर का रिटर्न है वो अफेक्ट होगा इसमें। काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क ये होता है कि जो अपोजिट पार्टी है मनी मार्केट ट्रांजेक्शन की, इट फेल्स टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन। अब क्योंकि ये अनकोलेटरल सेगमेंट है, जैसे कॉल और नोटिस मनी होते हैं, ये अनकोलेटरलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं ये अभी हम समझेंगे आगे। अनकोलेटरलाइज्ड होते हैं कॉल मनी और नोटिस मनी मार्केट में आप जब डील करते हैं तो आप वहां पे कोई कोलेटरल नहीं रखते, एक तरह का अनसिक्योर्ड फंडिंग होती है वो। मार्केट सेगमेंटेशन रिस्क होता है इसमें एक। इट अराइजेस व्हेन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट ऑपरेट्स इन आइसोलेशन। इट कैन लीड टू अनइवन लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपेयर इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन।
मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन भी अफेक्ट हो सकता है। कंसंट्रेशन रिस्क, it emerges when a few large participants dominate borrowing or lending activities. This can amplify systematic risk if major participants face financial stress. Regulatory और policy risk हो सकता है। It arises from sudden changes in monetary or regulatory policies. Systemic risk हो सकता है। It refers to the risk of contagion spreading across institutions and markets. Operational risk होते हैं। It arises from failures in settlement system, टेक्नोलॉजी या इंटरनल कंट्रोल। जब रिस्क मैनेजमेंट की क्लास हम लोग करेंगे वहां पे आप इन रिस्क को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इनको हर चीज में, चाहे मनी मार्केट की बात हो, बाकी किसी मार्केट की बात हो या फिर इटसेल्फ बैंकिंग सिस्टम की बात हो, वहां पर इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके रीजंस क्या क्या होते हैं, इनके प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं, इनको मिटिगेट कैसे किया जाता है। फिलहाल ये सिर्फ आप लोगों के इंट्रोडक्शन के लिए है कि इस तरह के रिस्क हैं जो हम लोगों को देखने हैं, क्योंकि कई बार इन रिस्क पर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव सवाल आ जाते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखिए, उससे आप लोग समझेंगे हमने पूरी वीडियो की जर्नी में क्या करा और किस तरह से सवाल आएंगे। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स। सीएमबीज होते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स। वेज एंड मीन एडवांसेस होते हैं, WMS कहते हैं वेज एंड मीन एडवांसेस को हम लोग। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, कॉमर्शियल पेपर होता है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी होते हैं। तो ये 6 तरह के इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग अपने वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक करके इन्हें देखना शुरू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कभी अचानक से पैसा चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू परचेज करते हैं या फिर ट्रेजरी बिल्स के थ्रू देखते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होगा ये। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले लेकर कब आई थी? 1917 में। 1917 में एमएसएस का पार्ट था ये। किसका? एमएसएस का, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का। इन्वेस्टर्स कौन थे? ट्रेजरी बिल्स कोई भी खरीद सकता है एक्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल्स नहीं खरीद सकती है। बाकी आपके मेरे जैसे लोग, कोई बैंक, ये सब लोग ट्रेजरी बिल्स को खरीद सकते हैं। डिनोमिनेशन, जो डिनोमिनेशन होगा ट्रेजरी बिल्स का मिनिमम 25,000 का होगा। उसके बाद 25,000 का मल्टीपल होगा, 25,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000, 1,25,000, 5,50,000, जो भी है 25,000 के मल्टीपल में होगा। कोई स्पेसिफिक अमाउंट या लिमिट नहीं होगी इसकी कि कितने इशू करने हैं या कितने परचेज करने हैं। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। 365 नहीं है, लेस देन 1 ईयर है। ओके, इट इज लेस देन 1 ईयर, तो 364 डेज। तो मैच्योरिटी पीरियड इसका 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ये ट्रेजरी बिल्स का मैच्योरिटी पीरियड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ट्रेजरी बिल्स का वो जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं। जीरो कूपन सिक्योरिटीज मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है तो वो आपको 95 रुपए का या 90 रुपए का या 92 रुपए का मिलेगा। और 91 डेज या 182 डेज जितनी भी उसकी मैच्योरिटी है, उसके बाद आपको उसका पूरा पैसा मिलेगा। कि जैसे 100 रुपए की चीज आपने 90 रुपए में ले ली और मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपए पूरे मिल गए। इस तरह से आपको 10 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो गया। ओके, जो ऑक्शन होता है इसका या जो इसकी अवेलेबिलिटी होती है वो आरबीआई करता है वीकली या बाई वीकली बेसिस पर। तो ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन कौन करता है? आरबीआई। इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोरोइंग किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। खरीदता कौन कौन है? बैंक्स खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल्स खरीद सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट नहीं खरीद सकती। मिनिमम अमाउंट कितना होगा? 25,000। मैक्सिमम अमाउंट, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट 25,000 के मल्टीपल में होगा। टेन्योर क्या होता है या मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। इतना सफिशिएंट है ट्रेजरी बिल्स के बारे में हमें जानना हमारे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैश मैनेजमेंट बिल्स की। कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या होते हैं? कैश मैनेजमेंट बिल्स अभी कुछ साल पहले सन 2011 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। 11 अगस्त 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जो कि टेम्पररी मिसमैच के लिए होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर टेम्पररी मिसमैच है बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, उस केस के लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स का यूज किया जाता है। इनका वेरिएबल और बहुत शॉर्ट मैच्योरिटीज होती हैं, यूजुअली 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन।
जो टी बिल्स थे T1 का मिनिमम 91 डेज था। अगर हमें 91 डेज से कम के लिए चाहिए तो हम लोग CMBs पर जाएंगे, जिसकी मैच्योरिटी कुछ इस तरह से होती है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द गवर्नमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? सरकार की। कितने दिन की रिक्वायरमेंट है? अगर 91 डेज से कम की हम बात कर रहे हैं या फिर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की, 7 दिन की, 14 दिन की, 30 दिन की, इस तरह की ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, उस केस में कैश मैनेजमेंट बिल्स लिए जाते हैं। टी बिल्स की तरह यही डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलेंगे और आपको रिडीम इसकी फेस वैल्यू होगी। जीरो कूपन स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर भी। अगेन ये ऑक्शन करता है आरबीआई, बट रेगुलर बेसिस पर नहीं होता। जैसे टी बिल्स तो आपके वीकली बाई वीकली बेसिस पर हैं। कैश मैनेजमेंट बिल्स जब सरकार को नीड होगी, सरकार तब आरबीआई से बोलेगी कि मुझे 7 दिन के लिए पैसा चाहिए या 30 दिन के लिए पैसा चाहिए, तुम मेरे लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू कर दो। अदरवाइज CMBs का प्री डिफाइंड कैलेंडर नहीं होता है। Used as a liquidity management tool during the periods of unexpected expenditure or revenue shortfall for the government। गवर्नमेंट भी जैसे अपना बजट बनाती है, गवर्नमेंट को लगता है कि अचानक से कुछ खर्चा आ गया जो कि बजट में कवर नहीं हुआ, या फिर कोई रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो गया, गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस थी टैक्स कलेक्शन की वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, तो गवर्नमेंट को अचानक से पैसा चाहिए, वो थोड़े से टाइम का पैसा CMBs के थ्रू मैनेज किया जाता है। ऐसे ही हमारा अगला टूल होता है या अगला इंस्ट्रूमेंट होता है वेज एंड मीन एडवांसेस, WMAs। WMAs भी आरबीआई एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था। इसके अंदर क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है आरबीआई का सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। ओके, आरबीआई एक एग्रीमेंट करेगा सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से। यहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट को टेम्पररी क्रेडिट देगा। ये चीज है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर। अभी तक पीछे जो हमने पढ़ा था कैश मैनेजमेंट बिल्स में या ट्रेजरी बिल्स में, सरकार की सिक्योरिटीज मार्केट में बेची जा रही थी जिससे सरकार को पैसा मिल रहा था। वेज एंड मीन एडवांसेस के अंदर पैसा सरकार सिक्योरिटीज बेचकर नहीं कमा रही है, टेम्पररी क्रेडिट ले रही है आरबीआई से। आरबीआई क्योंकि सेक्शन 17(5) में गवर्नमेंट को देने के लिए तो बाध्य है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग से एग्रीमेंट भी करना पड़ता है WMS के लिए। WMS पहले एडहॉक टी बिल सिस्टम चला करता था, अब वो एडहॉक टी बिल सिस्टम खत्म करके WMS का कॉन्सेप्ट आया। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो टाइम इंटरवल है बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का, उसको उसको फुलफिल करना। सरकार के पास आज जरूरत है, आज सरकार को पैसा खर्च करना है, बट खर्च करने के लिए जो पैसे की एक्सपेक्टेशन थी वो 4 दिन बाद मिलेगी, तो सरकार आज कैसे खर्च करेगी? ठीक है, सरकार ने बोला कि ठीक है मैं 4 दिन के लिए आरबीआई से पैसा ले लेता हूँ, 4 दिन बाद आरबीआई को या 10 दिन बाद आरबीआई को वापस कर दिया जाएगा। 4 और 10 तो खैर मैं थोड़े ज्यादा छोटे बोल रहा हूँ, यूजुअली 90 डेज तक का इसका टेन्योर होता है। ये एक तरह का उधार है, लोन वैसा वाला नहीं है कि इस पे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह करना है, मतलब करना होता है, उस तरह से नहीं करना होता जैसे गवर्नमेंट कोई लोन ले रही है। गवर्नमेंट सिर्फ एक टेम्पररी क्रेडिट लिया है आरबीआई से, गवर्नमेंट इसके बदले में कोई सिक्योरिटीज नहीं दे रही है, सिक्योरिटीज नहीं बेच रही है अपनी। ड्यूरेशन अभी हमने डिस्कस करा था, इनका टेन्योर 90 डेज तक का होता है। उसके बाद में अगर 90 डेज तक पैसा नहीं दिया सरकार ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली एक ओवरड्राफ्ट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। WMS पर भी कुछ माइन्यूट सा इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट अगर ये ओडी बन जाएगा तो उसमें इंटरेस्ट और ज्यादा देना पड़ता है। दो तरह के WMS होते हैं, एक नॉर्मल WMA होता है, एक स्पेशल WMA होता है। जो नॉर्मल WMA होता है ये फिक्स लिमिट में होता है जो कि आरबीआई डिफाइन करता है। अपना एनुअली आरबीआई करता है कि 6 महीने में कितना सरकार को WMA देना है, कितना नहीं देना है। और स्पेशल WMA होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही स्पेसिफिकली होता है, उनकी होल्डिंग या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट को अगर ज्यादा पैसा चाहिए होगा तो वो स्पेशल WMA के थ्रू लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है 1989 में इनका कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था। हमारे यहाँ पर इंडिया में 1989 में ये लोग लेकर आए थे, किस लिए? टू इनेबल द बैंकिंग सिस्टम टू मोबिलाइज बल्क डिपॉजिट फ्रॉम द मार्केट एट अ कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकों को मार्केट से पैसा उठाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का कॉन्सेप्ट आया था। कौन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इशू करते हैं, आरआरबीज नहीं करेंगे। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेंगे अपनी अम्ब्रेला लिमिट के अंदर। और सीआरआर एसएलआर एप्लीकेबल होगा इशू प्राइसेस पे अगर वो बैंक्स के थ्रू होगा। तो बैंक्स के थ्रू अगर वो मार्केट से पैसा उठाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेते हैं, देते हैं, तो वो उनके एसेट्स का वो उनकी लायबिलिटीज का पार्ट हो जाता है, उस पर सीआरआर एसएलआर चलेगा।
इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट फंड्स, हम जैसे लोग। हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक से खरीद सकते हैं। जो बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं उनकी ड्यूरेशन होती है 7 दिन से लेके 1 साल। 7 दिन से लेके 1 साल। बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं उनकी ड्यूरेशन होती है 1 साल से 3 साल। जैसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नाबार्ड होता है, सिडबी होता है, एग्जिम बैंक होता है, ये AIFIs हैं, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेंगे तो इन्हें 1 साल से 3 साल का टेन्योर देना पड़ेगा। बट अगर रेगुलर कोई बैंक हमारा CDs इशू करेगा उसे 7 दिन से 1 साल तक का टेन्योर होता है। मिनिमम 1 लाख रुपए इसका अमाउंट होगा और 1 लाख के मल्टीपल में कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में फिक्स इंटरेस्ट होता है, आपको इंटरेस्ट बता दिया जाएगा कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा। यूजुअली FDs के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, बट इसमें कोई प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं होता। आपका अगर 1 साल के लिए पैसा बुक हुआ है, वो लॉक हुआ, तो 1 साल बाद ही वो पैसा आपको मिलेगा। अच्छा, जैसे FDs कराते हैं तो FD के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है। ये आपको डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में मिलता है। 30 जून 2002 के बाद से हमने डीमैट पे फोकस करना शुरू करा था, तो ये आपका फिजिकल सर्टिफिकेट ना होके डीमैटेरियलाइजेशन या डीमैट फॉर्म में इशू होगा आपको। सेकेंडरी मार्केट में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल है तो उसका मतलब है कि लिक्विडिटी फैसिलिटीज भी इसमें इंप्रूव हो गई। आप इस पे लोन नहीं ले सकते हो, बट आप इसे सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। यह है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगली जो हमारी चीज आती है इसके अंदर, या अगला इंस्ट्रूमेंट आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर नाम से हमें पता चल रहा है कॉमर्शियल, मतलब हम कुछ कंपनीज की बात कर रहे होंगे इसके अंदर। कॉमर्शियल पेपर या शॉर्ट में हम इन्हें CP बोलेंगे। 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट इशूड बाय कॉर्पोरेट NBFCs और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अनसिक्योर्ड है मतलब इसके ऊपर कोई सरकार की बैकिंग नहीं है, कोई ये बैंक के थ्रू नहीं हो रहा है। ये कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, NBFCs हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि कॉमर्शियल पेपर को लॉन्च करते हैं या मार्केट में फ्लोट करते हैं। जो हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेती हैं कॉमर्शियल पेपर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप को लोन लेना है, तो वो इतनी अच्छी रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू है कि उसे अगर बैंक से 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए लेने हो तो वो बैंक को लिख कर दे देगा कि ठीक है जी, मैं आपको ये कॉमर्शियल पेपर दे रहा हूँ, आप मेरे को इतने रुपए दे दो। तो ये चीज़ वैलिड होती है। इसके लिए कौन सी कंपनीज हैं वो ऑडिट में हम लोग इसका अलग देखेंगे, क्या इसके बारे में डिटेल्स है। इशूइंग एंड पेइंग एजेंट कौन होते हैं? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ही पे करेंगे और वही कंपनीज के बिहाफ पे इशू करेंगे। ABCP इसके अंदर एक टर्म होती है, वो होता है एसेट बैक कॉमर्शियल पेपर। एसेट बैक कॉमर्शियल पेपर, इसे हम लोग याद रखेंगे। ABCP एसेट बैक कॉमर्शियल पेपर होता है। मैच्योरिटी इसकी 7 दिन की होती है और मैक्सिमम 1 ईयर। 7 दिन से 1 साल तक के लिए अगर इन कॉर्पोरेट्स को या NBFCs को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टेम्पररी रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो वो कॉमर्शियल पेपर लॉन्च करके पैसा लिया जा सकता है। ओके, मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपए होता है या फिर 5 लाख के मल्टीपल्स में जाएगा। और ये भी जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है, मतलब इसे इशू किया जाता है डिस्काउंट पर और रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू पर। वही चीज है कि आपकी 5 लाख रुपए का है तो आपको 4.5 लाख रुपए का मिल जाएगा, और आप जब इसको रिडीम करोगे तो आपको 5 लाख रुपए पूरे मिल जाएंगे। ये अमाउंट एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, एग्जैक्ट अमाउंट 4.5 नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन द पेपर एंड टेन्योर ये अमाउंट वेरी करते हैं। हु कैन इशू कॉमर्शियल पेपर? अब देखते हैं कॉमर्शियल पेपर कौन कौन इशू कर सकता है। कॉर्पोरेट्स जिनकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A3 या इक्विवेलेंट हो, वो कॉर्पोरेट कंपनीज जिनकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A3 या इक्विवेलेंट हो, वो लोग कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। PDs जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनकी एडुकेट क्रेडिट वर्दीनेस है, वो कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती हैं। कुछ बड़ी PSU कंपनीज या जो हाई नेटवर्थ वाले कॉर्पोरेट ग्रुप्स है वो भी कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। RBI ने स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स रखे हैं बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल्स एंड नेटवर्थ, कि आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स क्या हैं जिसमें आपको प्रॉफिट पता चल रहा है, आपकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा मनी मार्केट सेगमेंट RBI रेगुलेट करता है, RBI ही उनके नॉर्म्स बनाता है। आगे देखते हैं कंडीशन टू इश्यू कॉमर्शियल पेपर, इसमें RBI की गाइडलाइंस क्या बोलती हैं।
इशूइंग कंपनी की जो टेंजिबल नेटवर्थ होनी चाहिए वो कम से कम 4 करोड़ रुपए होनी चाहिए। टेंजिबल मतलब 4 करोड़ रुपए उसके पास या उसका सामान होना चाहिए। कंपनी बोले कि जी मेरे पास सिक्योरिटीज रखी हैं जो 2 साल बाद मैच्योर होंगी, तो नहीं, वो टेंजिबल नहीं है अभी ना, वो तो 2 साल बाद पैसा आएगा। अभी एज ऑन डेट उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो देखी जाएगी। तो टेंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़ रुपए होनी चाहिए। बोरोअर के पास मस्ट हैव सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बोरोअर के पास ऑलरेडी कोई सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स होनी चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए सेबी की रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसी से। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसीज कौन सी थी? A3। इसमें A3 क्रेडिट वर्दीनेस इसकी होनी चाहिए। बैंकर्स मस्ट प्रोवाइड अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिफोर इशुएंस। जो बैंक होगा वो एक एनओसी देगा किसी भी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे। अगर उसे कॉमर्शियल पेपर इशू करना है तो बैंक से एनओसी लेना होगा। कंपनीज मस्ट एंश्योर दैट कॉमर्शियल पेपर इज इशूड विद इन देयर ओवरऑल बोरोइंग लिमिट्स। तो उनकी ओवरऑल जो बोरोइंग लिमिट होगी उसके अंदर ही उन्हें कॉमर्शियल पेपर इशू करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये कितना भी कर दे। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को 10 करोड़ की लिमिट मिली हुई है, तो उस 10 करोड़ की लिमिट में वो से फॉर एग्जांपल उसने 5 करोड़ ऑलरेडी लिया हुआ है। अब उसमें 5 करोड़ की ही सैंक्शन लिमिट बची हुई है, तो वो इस 5 करोड़ से ज्यादा का कॉमर्शियल पेपर लॉन्च नहीं कर सकता। और अगर उसे ऐसा लगता है कि 5 करोड़ लिमिट एग्जॉस्ट करने के बाद ऑलरेडी उसे 1 करोड़ रुपए और चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 करोड़ रुपए वहां से भी एग्जॉस्ट कर दे और फिर 5 करोड़ एक्स्ट्रा इसमें करके अपनी ओवरऑल लिमिट 11 करोड़ कर दे। नहीं, जो उनकी ओवरऑल बोरोइंग लिमिट है किसी भी कंपनी की, उसके हिसाब से ही वो कॉमर्शियल पेपर लॉन्च कर सकता है। Commercial papers cannot be used for real estate, equity investment and long-term capital expenditure. रियल एस्टेट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर में कॉमर्शियल पेपर्स को यूज नहीं किया जा सकता। सो कॉमर्शियल पेपर में यही था। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। थोड़ा सा इसमें एनिमेशन बिगड़ गया है, सॉरी, मैं पूरी पीपीटी एक साथ लगा देता हूँ। ओके, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो 3 टर्म है हमारे पास, कॉल, नोटिस, टर्म। जब एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा चाहिए होता है, अगर टेम्पररी लिक्विडिटी के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है, उसमें ये तीनों टर्म्स आती हैं। अगर रात रात के लिए पैसा चाहिए, ओवरनाइट फंड्स, उस केस में कॉल मनी होता है ओवरनाइट फंड्स के लिए। अगर 2 से 14 दिन के लिए पैसा चाहिए, नोटिस मनी होता है। 15 दिन से 1 साल के लिए अगर चाहिए, उस केस में टर्म मनी होता है। ओके, बैंक्स इसको यूजुअली क्यों यूज करते हैं? टू बैलेंस देयर डेली लिक्विडिटी गैप्स। डेली जो बैंक की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है वो कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी के थ्रू बैंक्स अपने फुलफिल करते हैं। जो कॉल मनी रेट होता है, ये बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी का भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कॉल मनी मार्केट में कैसे होता है? आज एक बैंक है, मान लीजिए हमारे पास 3 बैंकों के मैं नाम लेता हूं, एक पंजाब नेशनल बैंक है, एक स्टेट बैंक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। सिर्फ फॉर एग्जांपल हम लोग ये बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, पंजाब नेशनल बैंक के पास भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, बैंक ऑफ बड़ौदा को मान लेते हैं कि लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी से यहाँ पे हमारा मतलब होता है पैसा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी कुछ पैसा चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई पैसा देने के लिए रेडी है। अब मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा को चाहिए 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक दे रहा है, 8 करोड़ रुपए स्टेट बैंक दे रहा है। अब यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई कितनी है? डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। इस केस में रेट्स कंपैरेटिवली कम होंगे। या फिर मान लेते हैं दोनों ही बैंक 10-10 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हैं, और अगर एक ही बैंक 10 करोड़ रुपए देने के लिए राजी होगा, बाकी दोनों बैंकों को रिक्वायरमेंट होगी 10-10 करोड़ की, तो वहां पे डिमांड कम है, सॉरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। उस केस में कॉल मनी के रेट बढ़ जाएंगे। तो मार्केट में बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी कितनी है या कितनी लिक्विडिटी है, इस तरह से कॉल मनी का रेट कितना जा रहा है, रेट कम हो रहा है या रेट ज्यादा जाता जा रहा है, कॉल मनी रेट से बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। सिर्फ बैंक्स और प्राइमरी डीलर ही इसके परमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं। बाकी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। इट इज हाईली सेंसिटिव टू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस। मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इससे आरबीआई को लिक्विडिटी का पता चलता है, बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी कितनी है वो कॉल मनी के रेट से पता चलता है। जो कॉल मनी रेट होता है, विच इज द इंटरेस्ट रेट फॉर ओवरनाइट फंड, एक्ट एज अ रियल टाइम इंडिकेटर। अगर लिक्विडिटी टाइट है, जो भी हमने एग्जांपल से समझा था, तो कॉल मनी का रेट बढ़ जाएगा। अगर लिक्विडिटी सरप्लस है तो कॉल मनी का रेट
कम होता चला जाएगा। ये था हमारा कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। नोटिस मनी और टर्म मनी सिंपल हमारे लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बैंक इंटर बैंकिंग अपनी बोरोइंग करते हैं। नोटिस मनी 2 से 14 दिन की बोरोइंग के लिए होता है। टर्म मनी 15 दिन से 1 साल तक की बोरोइंग के लिए होता है। कॉल मनी सिर्फ ओवरनाइट के लिए होता है, और क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को बताता है, इस वजह से ये हमारे इंटरव्यूज के लिए, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, आरबीआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सब कुछ समझ आया हो। कोई डाउट हो आप लोग मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आप लोग यूट्यूब पे मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। बात करते हैं यहाँ पे आप आरबीआई की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। इसमें रेपो और रिवर्स रेपो देखेंगे क्या होता है। रेपो की बात करें तो रेपो या रिवर्स रेपो दोनों ही शॉर्ट टर्म मनी मार्केट ऑपरेशंस हैं। ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हम आरबीआई में बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, वो रेट ही ये रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशन से डिराइव हुए हैं। ये रेपो और रिवर्स रेपो वो ऑपरेशन है जो आरबीआई करता है टू मैनेज सिस्टम वाइड लिक्विडिटी, इसीलिए इसका नाम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दिया हुआ है। रेपो रेट क्या होता है ये हम लोगों को पता है, जिस पर आरबीआई शॉर्ट टर्म फंड्स बैंक को देता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इससे क्या होगा, जब ये फंड्स बैंक के पास जाएंगे तो बैंक के थ्रू ये फंड सिस्टम के अंदर जाएंगे, तो सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है। ये क्या था, रेपो। रेपो वो रेट है जिस पे आरबीआई शॉर्ट टर्म फंड बैंक को देता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो की रेट की जब बात करते हैं, यहाँ पे वर्ड याद रखना है, हम रेट की बात कर रहे हैं ऑपरेशन की नहीं। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई एब्जॉर्ब्स एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स बाय बोरोइंग फंड्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये ऊपर भी रेपो को हमने रेट पे डिफाइन करा है, ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर भी रेपो की बात, रिवर्स रेपो के रेट की बात हो रही है। रेपो और रिवर्स रेपो ये पॉलिसी कॉरिडोर बनाते थे पहले, अब नहीं बनाते हैं क्योंकि अब तो इसके लिए एसडीएफ और एलएफ हो गया, सॉरी, एसडीएफ और एमएसएफ हो गया। पहले क्या था, एसडीएफ और एमएसएफ आने से पहले रेपो और रिवर्स रेपो मिलकर पॉलिसी रेट कॉरिडोर बनाते थे, और उसके थ्रू जो कॉल मनी मार्केट के रेट थे वो फ्लक्चुएट होते थे। तो इट वाज देयर अर्लियर, अब इन दोनों के थ्रू होता है। These instruments are actively used under liquidity adjustment facility for day to day liquidity management. अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं वो विद द टाइम अभी हम लोग आगे की स्लाइड में समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा आगे की स्लाइड में। रेपो और रिवर्स रेपो से भी हम लोग लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं, और एसडीएफ एमएसएफ से डायरेक्ट हम लोग रेट्स को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे स्पेसिफिकली कॉल मनी मार्केट के रेट्स होते हैं। लिक्विडिटी कैसे रेपो रिवर्स रेपो से कंट्रोल होती है, या तो वो बैंकों को फंड्स दे देगा जिससे वो फंड सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, या बैंकों से फंड्स ले लेगा रिवर्स रेपो के अंदर जिससे कि वो फंड सिस्टम में नहीं जा पाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। रिवर्स रेपो, सॉरी, रेपो। रेपो की फुल फॉर्म सबसे पहले होती है रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो इज द रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो क्या है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट ऑपरेशन है थ्रू विच आरबीआई लैंड्स फंड्स टू बैंक्स प्राइमरी डीलर्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर है ये चीज। रेपो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को सेल करते हैं विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि कभी भी कर दिया कभी भी ले लिया। जब रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को दी जा रही है, तो देयर इज एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एंड प्राइस, यूजुअली ऑन एन ओवरनाइट और शॉर्ट टर्म बेसिस। तो रीपर्चेज भी करना पड़ेगा, सिर्फ पैसा लेने का काम नहीं हो गया कि आप इंस्टॉलमेंट में पैसा देते रहोगे। आपने जो पैसा लिया है तो वो आप वापस भी करोगे, जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को सेल करी है। तो बैंक ऐसे नहीं आया कि बैंक ने आया कि मुझे आरबीआई से लोन लेना है, नहीं। बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है आरबीआई को, बट जो वो सेल करेगा तो ये बोलेगा कि फ्यूचर में इस डेट पर इस प्राइस पे मैं इसको वापस ले लूंगा आपसे। आज नगद कल उधार वाला सीन हो गया। रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई चार्ज करता है ऑन सच लैंडिंग एंड एक्ट्स एज द की पॉलिसी रेट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो की पॉलिसी रेट मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा हो गया, रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, ये जो लैंडिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर बैंक ने बोला कि आप ये मेरी सिक्योरिटीज रख लो, मैं फ्यूचर में आपसे इस डेट पे इस प्राइस पे सिक्योरिटीज खरीद लूंगा वापस से, अभी के लिए आप ये रख के मुझे पैसा दे दो, अभी के लिए आप मुझसे खरीद लो। तो ये जो ट्रांजैक्शन बैंक ने करी है, इस पर जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्ज करता है वो कहलाता है रेपो रेट। ठीक, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। रेपो ऑपरेशंस आर यूज्ड टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम।
स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ लिक्विडिटी शॉर्टेज। ये चीज हम लोगों को पता है। रेपो हेल्प्स स्टेबलाइज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की फंक्शनिंग स्मूथ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो किसी भी वजह से बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक के पैसे कहीं पे ब्लॉक हैं और कुछ कस्टमर्स ने अपने अकाउंट से हैवी ट्रांजैक्शंस कर दिए हैं, तो ऐसे केस में जो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होना था बैंक का, या जो भी बैंक के पास फंड्स होते ट्रांजैक्शन के लिए, वो नहीं हो पाएंगे। तो वो यहाँ पर वो उन ट्रांजैक्शन में फेलियर ना हो, उन ट्रांजैक्शन में कोई अड़चन ना आए, इसलिए ये होता है। मान लेते हैं आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं, आपने 14 लाख रुपए दे दिए किसी को, अभी तक चेक आपका कैश नहीं हुआ है, अचानक से आपको खर्च करना पड़ गया, आपके अकाउंट में अभी भी 15 लाख रुपए हैं क्योंकि चेक कैश नहीं हुआ, आपने 1.5 लाख रुपए कहीं खर्च कर दिए। अब अगर वो चेक होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू, या फिर मान लेते हैं कि आपने 14 लाख का कैश दे दिया, बट आपकी एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है जो कि 3 लाख रुपए की है हर महीने की। 14 लाख रुपए कैश हो गया, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए रह गए, अब आपकी 3 लाख रुपए की डेट आ गई, आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी ना। सेम वे अगर बैंक के पास पैसा नहीं है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ये ना हो, इसके लिए आरबीआई से बैंक पैसा ले लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स रेपो की। रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो भी एक मनी मार्केट ऑपरेशन होता है जिसके थ्रू आरबीआई एक्सेस लिक्विडिटी लेता है। तो ये क्या हो गया? रीपर्चेस ऑप्शन का रिवर्स। यहाँ पे आरबीआई क्योंकि बैंकों से फंड्स ले रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, bank lends funds to RBI and receive government securities as collateral with an agreement to reverse the transaction on maturity। रिवर्स रेपो में अब बैंक, हम ये भी कह सकते हैं कि बैंक आरबीआई को लेंड करता है, बट एक्चुअल वर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो सही वर्ड्स हमारे समझने के लिए ये है कि आरबीआई एब्जॉर्ब्स एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, है ना, बट वो कैसे करता है? अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल विद एन एग्रीमेंट टू रिवर्स द ट्रांजेक्शन ऑन मैच्योरिटी। क्लियर? Reverse repo rate is the rate of interest paid by RBI to banks for parking surplus funds with it। वर्ड ध्यान रखना, बैंक अपने सरप्लस फंड्स को पार्क करते हैं। ये बैंक लैंड हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल टर्म है, बैंक आरबीआई को लैंड नहीं करते हैं, बैंक अपनी एक्सेस लिक्विडिटी आरबीआई के पास पार्क करते हैं या फिर आरबीआई बैंकों से लिक्विडिटी ले लेता है। रिवर्स रेपो ऑपरेशंस आर यूज्ड टू मॉप अप एक्सेस लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी साफ करने के लिए फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम एंड प्रिवेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। क्लियर? along with the repo, reverse repo form the lower bound of the policy rate corridor। ठीक है, ये वाला पॉइंट अब नहीं है, अब ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है वो हमने पीछे डिस्कस करा है कि एमएसएफ और एसडीएफ होते हैं। ठीक है, तो मनी मार्केट के रेट्स एमएसएफ और एसडीएफ के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब एक टर्म आता है हमारे पास, कोलेटराइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, सीबीएलओ। एक तो फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, सीबीएलओ क्या होता है। तो ये क्या होता है? ये एक सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है that facilitates short-term borrowing and lending of funds against collateral in the form of approved securities, primary government of India securities। तो ये एक नया हमारे पास, अभी तक हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े उससे बिल्कुल ही एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, है ना। सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, लैंडिंग ऑफ फंड्स होता है, और इसके अगेंस्ट में कोलेट्रल रखा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज को। प्राइमरीली यही रखते हैं, बट आप स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड एंश्योर सेटलमेंट थ्रू सेंट्रल काउंटर पार्टी। ठीक है, अब ये आया था क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूसिंग काउंटर पार्टी रिस्क इन द अनसिक्योर्ड मनी मार्केट, प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव टू द कॉल मनी मार्केट, enhancing stability and transparency in the short term liquidity management। ये सीबीएलओ के ऑब्जेक्टिव थे। सीबीएलओ इसलिए इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था? आंसर इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, सीसीआईएल ने, है ना। जो अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का रिस्क था, एक तो वो खत्म करना था, दूसरा कॉल मनी मार्केट के अगेंस्ट एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी देना था ताकि मार्केट कॉम्पिटिटिव हो जाए और उससे मार्केट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ये सीबीएलओ है। सीसीआईएल इसके अंदर सेंट्रल काउंटर पार्टी एक्ट करता है और सारी सीबीएलओ ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट को गारंटी करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, जो इसकी ड्यूरेशन है वो ओवरनाइट से अप टू 1 ईयर है। जो एक नाइट से ज्यादा की होती है उन्हें हम लोग टर्म सीबीएलओ बोलते हैं।
क्योंकि उनका पीरियड बढ़ जाता है एक नाइट से ज्यादा पर। ये हम लोग कुछ कंपैरिजन देखते हैं सीबीएलओ और कॉल मनी मार्केट का। पहली चीज नेचर, सीबीएलओ सिक्योर्ड होता है, कॉल मनी अनसिक्योर्ड होता है। बैंक अगर आरबीआई से लेता है तो आरबीआई से तो सिक्योर्ड ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे बैंक को अनसिक्योर्ड मिल जाता है कॉल मनी में। सीबीएलओ उसके कंपैरेटिवली सिक्योर्ड होता है। कोलेट्रल, क्योंकि कॉल मनी में कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये अनसिक्योर्ड होता है तो कोई कोलेट्रल नहीं है, सीबीएलओ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जाएंगी। रिस्क कॉल मनी में ज्यादा है क्योंकि अनसिक्योर्ड है एक तरह का, सीबीएलओ में लो रिस्क है। पार्टिसिपेंट्स, कॉल मनी में मेनली बैंक है बट सीबीएलओ में नॉन बैंक्स भी जाते हैं। नॉन बैंक्स कैसे? जो हमारे प्राइमरी डीलर्स होते हैं, प्राइमरी डीलर जा सकते हैं, एनबीएफसीज भी जा सकती हैं, तो ये हमारे सीबीएलओ के पार्टिसिपेंट है। सेटलमेंट की बात करें तो सीबीएलओ को गारंटी सीसीआईएल देता है, कॉल मनी के लिए कोई ऐसा सेंट्रल गारंटी नहीं है। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन है। किसी डिस्क्रिप्टिव आंसर के पार्ट में बिल्कुल आ सकता है, ये डायरेक्टली इस तरह का नहीं पूछा जाता कभी आरबीआई में, बट हमारे क्योंकि सिलेबस का पार्ट है हमें कोई भी स्कोप छोड़ना नहीं है अपने सिलेबस का। आगे चलते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स का। ये वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जो प्राइमरली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अगेन वही शॉर्ट मैच्योरिटीज की होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? लिक्विडिटी देना, कैपिटल प्रिजर्वेशन करना और इन्वेस्टर्स को मॉडेस्ट रिटर्न प्रोवाइड करना। जो अब इसका क्या होता है, जो हम लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स होती है ना वो बैंकों में जाती हैं, बैंकों के थ्रू मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में जाती हैं, या फिर डायरेक्टली भी हम लोग अगर इस तरह का फंड्स देखें जो मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे जो भी हमारी छोटी छोटी डोमेस्टिक सेविंग्स है उसको हम एक बड़े फंड में कन्वर्ट कर पाए। जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है दीज आर एज ऑलवेज रेगुलेटेड बाय सेबी। मनी मार्केट का जो प्राइमरी रेगुलेटर है दैट इज आरबीआई, बट ट्रिपल एम एफ का मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स का रेगुलेटर सेबी रहता है। क्लियर? अर्लियर गाइडलाइंस, अच्छा पहले इसमें जो गाइडलाइंस थी वो आरबीआई भी इशू करता था, अब आरबीआई एज सच इसमें गाइडलाइंस की फॉर्म में इशू नहीं करता, पूरा रेगुलेशन सेबी के पास में है। एट प्रेजेंट एमएमएफ ऑपरेट एज सेबी रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है डीएफएचआई का, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया का। इसकी अगर बात करें तो इसको इनिशियली सेटअप किया गया था 1988 में। ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था और इसका काम था इंडिया के मनी मार्केट को डेवलप करना और स्ट्रेंथन करना। डीएफएचआई 1988, और इसका काम था इंडिया के मनी मार्केट को डेवलप और स्ट्रेंथन करना। इसको आरबीआई ने प्रमोट करा था अलोंग विद अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक। डीएफएचआई जो था एक मार्केट मेकर था, ये टू वे कोर्स देता था की मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो बेसिकली जो भी मनी मार्केट से रिलेटेड हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके लिए और मार्केट को इटसेल्फ डेवलप करना वो डीएफएचआई का काम था। टी बिल्स हो गए, कॉमर्शियल बिल्स हो गए, कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, कॉल मनी, नोटिस मनी हो गया, ये सब कुछ इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डीएफएचआई डील किया करता था। और डीएफएचआई का काम था टू हेल्प इंप्रूव लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी एंड स्टेबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 1988 की बात कर रहे हैं। ठीक है। Now, with the evolution of money market, DFHI merged with STCI and it no longer exists as a separate institution. अब बात है STCI क्या है? सिक्योरिटीज एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको हम समझते हैं आगे की STCI क्या होता है। STCI की बात करें तो यह है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। Now, this was established to promote and develop the secondary market for government securities in India. एक तो हो गया कि मान लीजिए टी बिल्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करे, ठीक है, और आरबीआई के थ्रू मार्केट में आ गए, बट वो आपस में भी तो उनका सेल और परचेज हो रहा है, एंटिटीज आपस में भी तो उनका सेल और परचेज कर रही हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी मार्केट हो गया टी बिल्स का या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। तो एसटीसीआई वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट एंड डेवलप सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया। जो प्राइमरी मार्केट था वो काम डीएफएचआई का ही था, एसटीआई सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में डील कर रहा था। Okay, it functioned as major market intermediary in government securities and money market instruments. ठीक है. It provided liquidity and price discovery by actively trading in the treasury bills and government bonds. STCI worked closely with Reserve Bank of India and it was a part of the institutional reform of Indian financial system. तो अगर हमारे पास पूछा जाए कि कौन कौन सी एंटिटीज या क्या इसमें से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का पार्ट था,
उसमें अगर STCI एक ऑप्शन है तो आप इसे मार्क कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन है और आपने इग्नोर कर दिया तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत हो जाएगा। STCI later merged with DFHI, forming STCI Primary Dealers Limited। अब इससे क्या होता है, प्राइमरी डीलर सिस्टम था हमारा वो भी स्ट्रेंथन हो गया। अब सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, अब ये मल्टीपल एंटिटीज मिक्स होके एक सिंगल एंटिटी बन गई है। क्लियर? नाउ दिस इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूज टुडे इन इवॉल्व फॉर्म एज STCI फाइनेंस लिमिटेड, एक्टिव इन फाइनेंशियल मार्केट। तो अब जो STCI का नाम है, नाउ इट इज नोन एज STCI फाइनेंस लिमिटेड। क्लियर? अब कुछ MCQs की बात करते हैं, किस तरह के सवाल इसमें से देखने के लिए मिल सकते हैं हमें। पहला सवाल, with reference to treasury bills as instruments of short term public debt management in India, consider the following statements। कुछ इसी तरह से सवाल आएंगे जैसे इसमें टी बिल्स के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए हैं। पहला, ट्रेजरी बिल्स इनेबल गवर्नमेंट टू मैनेज शॉर्ट टर्म मिसमैचेस इन कैश फ्लो। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड डू नॉट कैरी एनी पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स। Treasury bills constitute a part of the capital market due to sovereign backing. Treasury bills serve as a risk-free benchmark for pricing and other money market instruments. क्वेश्चन इज इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो देखो, ये गवर्नमेंट तो अपने शॉर्ट टर्म मिसमैचेस को इससे मैनेज करती है, इसलिए टी बिल्स इशू करती है, तो पहला तो सही हो गया। ये इशूड एट अ डिस्काउंट एंड डू नॉट कैरी एनी पीरियोडिक इंटरेस्ट, हमने पढ़ा है कि ये जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं या जीरो कूपन होता है, फेस वैल्यू से कम पे ये हमें मिलते हैं, दैट मीन्स ये चीज भी सही हो गई। ट्रेजरी बिल्स कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ही मनी मार्केट है। ट्रेजरी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दे सर्व्स एज अ रिस्क फ्री बेंचमार्क फॉर प्राइसिंग अदर देन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर तो आपको मिल ही जीरो कूपन पर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन आर करेक्ट? आंसर इज 1, 2 एंड 4। ऑप्शन सी गलत था। इसी तरह से कुछ सवाल हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। In context of evolving market-based sources of short-term finance, consider the following statement about commercial paper। अब यहाँ commercial paper पे कुछ statements हम लोग देख रहे हैं। Commercial paper enables highly rated corporates to access funds without bank intermediation। सही बात है। Commercial paper issuance is secured by underlying tangible assets of the issuer। ऐसा तो हमने कहीं कुछ नहीं पढ़ा, हमने उसकी रेटिंग पढ़ी है, उसकी नेट वर्थ पढ़ी है, बट हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा। Commercial paper is issued at a discount and redeemed at face value। कॉमर्शियल पेपर कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्सेज इन द मनी मार्केट, ये चीज भी सही है। तो अगर पूछा जाए विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर इज 1, 3 एंड 4, क्योंकि इशूअर के अंडरलाइंग टेंजिबल एसेट्स की बात हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ी है। जीरो कूपन है, ये चीज क्लियर है। मनी मार्केट का फंडिंग सोर्स है, ये भी क्लियर है। हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स देते हैं, ये भी क्लियर है। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। With reference to certificate of deposits, consider the following statements. Certificate of deposits provide banks with a flexible instruments for managing short-term liabilities. Certificate of deposits are non-negotiable instruments issued only to retail investors। वर्ड ध्यान रखिएगा, यहाँ पे only दे रखा है retail के साथ में। Certificate of deposits may be issued in dematerialized form and traded in the secondary market। secondary market में तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये आप बताएंगे। Certificate of deposits can be issued by banks and select financial institutions। यहाँ पे select financial institutions लिखा है, हमने all नहीं लिखा है, banks लिखा है। ऐसे यहाँ पे लिखा है कि banks के थ्रू आते हैं। तो अगर इसके हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो कौन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4, क्योंकि जब ओनली टू रिटेल इन्वेस्टर हो गया, यहीं पर ये गलत हो गया, इसीलिए ओनली को खास तौर से बताया था। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी तो हो सकते हैं, जो दूसरे एनबीएफसीज हैं, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी तो डील करते हैं, वो लोग भी तो खरीद सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉल मनी मार्केट इन इंडिया। कॉल मनी मार्केट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन ट्रांसमिटिंग मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स टू शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। ये हम लोगों ने पढ़ा है, कॉल मनी मार्केट यही काम करता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पहले हुआ करता था, उसके बाद में हमारे पास एलएएफ एसडीएफ आ गया, सॉरी एमएसएफ और एसडीएफ आ गया, जिससे कि हमारे कॉल मनी की रेट हम लोग डिफाइन करते हैं। कॉल मनी ट्रांजेक्शन आर कोलेटरलाइज्ड टू मिनिमाइज काउंटर पार्टी रिस्क।
ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? क्योंकि अगर ऐसा होता तो CBLO ही क्यों आता? Call money rates tends to be very highly volatile. Sorry, tends to be highly volatile during the periods of tight liquidity. Call money market transactions are predominantly overnight in nature. इसमें टेन्योर दिया है कि ये ओवरनाइट ही होती हैं। टेन्योर आपको पता होना चाहिए क्या है। अगर हम इसमें करेक्शन की बात करें तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, क्योंकि कोलेट्रल तो इसमें होता ही नहीं है। कॉल मनी मार्केट आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड ट्रांजैक्शंस, अनसिक्योर्ड होती है। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू नोटिस मनी ट्रांजैक्शंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे हम नोटिस मनी की बात कर रहे हैं। Notice money represents short-term interbank funds with maturity extending beyond overnight borrowings. Notice money rates are directly administered by the central bank. Notice money transactions are an integral part of the uncollateralized segment of the money market. Notice money serve as the liquidity management tool for banks for over a slightly longer horizon than call money. अब ये देखो, शॉर्ट टर्म इंटरबैंक फंड ट्रांसफर तो है एंड मैच्योरिटी एक्सटेंडिंग बियॉन्ड ओवरनाइट बोरोइंग, बात तो सही है। एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल बैंक नहीं। आरबीआई के लिए हमने कहीं भी आरबीआई के फंक्शन में पढ़ा कि वो नोटिस मनी को एडमिनिस्टर करता है? ये हमने नोटिस मनी में पढ़ा नहीं। ये हमारे इंटर बैंक रेट्स है ना, ये मार्केट की डिमांड सप्लाई के हिसाब से रहता है कि सिस्टम की लिक्विडिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अनकोलेटरलाइज्ड सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट, बिल्कुल सही बात है। नोटिस मनी सर्व एज अ लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल फॉर बैंक्स ओवर अ स्लाइटली लॉन्गर होराइजन देन कॉल मनी, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर्स की अगर हम लोग इसमें बात करें, ऑप्शन 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। कुछ इसी तरह से आपके पास एग्जाम में सवाल आएंगे। आपके पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है, आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिए जाएं, पूछा जाएगा कौन से सही है कौन से गलत है। इसलिए जो भी एक एक लाइन लिखी है मैंने नोट्स में या वीडियो में, मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलता हूँ वो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू कॉमर्शियल बिल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यह कॉमर्शियल बिल्स की बात कर रहे हैं। Commercial bills originate from genuine trade transactions and reflect real economic activity. Discounting of commercial bills improves liquidity for firms and enhances working capital efficiency. Commercial bills are primary instrument for long-term project financing. ये ध्यान रखिएगा कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। Rediscounting of commercial bills strengthen depth and liquidity in the money market. अब अगर सबकी हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है या कौन सा सही लग रहा है? 1, 2 और 4 सही है, क्योंकि कॉमर्शियल बिल अगर हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया तो लॉन्ग टर्म की तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। 1, 2 और 4 सही है यहाँ पे। ठीक है, अब एक अलग तरह का सवाल देखते हैं। ये तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए। आरबीआई कभी कभी क्या करता है ना, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। अब मान लेते हैं आरबीआई ने एक ऐसा पैराग्राफ दे दिया आपको, ठीक है, एग्जाम में आपके पास ये पैराग्राफ आ गया। During a particular quarter, the Indian banking system experienced persistent surplus liquidity due to higher government spending, strong capital inflows, and subdued credit offtake. Overnight money market rates began drifting below the policy repo rate. अब ये ध्यान रखिएगा, पॉलिसी रेपो रेट से भी कम हो गए हैं, while short-term yields on T-bills softened significantly. एक काम करते हैं, पॉलिसी रेपो रेट की जगह ना यहाँ पे इसको हम अपना लोअर बाउंड मान लेते हैं, जो भी हमारा लोअर बाउंड है, क्योंकि तभी मैं रेपो रेट को इसमें इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा। To ensure orderly monetary transmission and prevent excessive volatility in the short-term interest rates, RBI undertook a series of liquidity management operations. At the same time, bank increasingly relied on call and notice money market to manage short-term mismatches, while mutual funds enhanced their exposure to short-term instruments. ये आपके पास एक पैराग्राफ फॉर्म में आ गया। ठीक है, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डाले हैं। पहला है, examine the role of money market in enabling effective liquidity management in India. Discuss the instruments and operating framework used by Reserve Bank of India to influence short-term interest rates and ensure orderly market conditions. हम 15 मार्क्स के हिसाब से अपने दोनों डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को देखेंगे एक एक करके। दो क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन है पूरा, एक क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद आएगा। अब इसका आंसर हमें लिखना किस तरह से है, उसमें कुछ चीजें तो आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव की यूनिट वाइज पीडीएफ दूंगा, वहां पे आपको कुछ और एडिशनल फैक्ट्स मिलेंगे इन सारे आंसर्स को लिखने के लिए, जो मैं अलग अलग आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करूंगा डिस्क्रिप्टिव वाले ग्रुप में, जैसे मैंने अभी इंग्लिश की कुछ पीडीएफ डाली थी।
उस तरह की पीडीएफ से आपको यहाँ लिखने के लिए कंटेंट मिलेगा। ठीक है, पहले इसके स्टेप्स देखते हैं, इस तरह के आंसर में हमें क्या लिखना होगा। सबसे पहले हम कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन देंगे अपने आंसर का, स्टेप 1। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, वी बिगिन बाय लिंकिंग लिक्विडिटी मैनेजमेंट टू द कोर ऑब्जेक्टिव ऑन द सेंट्रल बैंकिंग, है ना, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। उसके लिए क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं। ब्रीफली हम इंट्रोड्यूस करेंगे मनी मार्केट को एज प्राइमरी ऑपरेशनल स्पेस थ्रू विच आरबीआई मैनेजेस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। आरबीआई मनी मार्केट के थ्रू शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करता है ना, रेपो ऑपरेशंस के थ्रू, रिवर्स रेपो ऑपरेशंस के थ्रू कर रहा है ना आरबीआई यही काम। फिर बैंकों को अगर एक्सेस फंड चाहिए होता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, मतलब एक रात से ज्यादा के लिए या ओवरनाइट से ज्यादा के लिए, उसके लिए भी आरबीआई के पास प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग। मनी मार्केट की इंपॉर्टेंस बताएंगे हम लोग, लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है। वी एक्सप्लेन दैट द मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म फंड्स मेकिंग इट सुटेबल फॉर डेली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट्स। मेंशन दैट द मूवमेंट इन ओवरनाइट एंड शॉर्ट टर्म रेट्स रिफ्लेक्ट सिस्टमिक लिक्विडिटी कंडीशन। यहाँ पे हम अपने पॉलिसी कॉरिडोर को लेकर आएंगे। पॉलिसी कॉरिडोर यहाँ पर बताएगा कि अगर कॉल मनी का रेट पॉलिसी कॉरिडोर के लोअर बाउंड की तरफ है तो मार्केट में लिक्विडिटी की क्या पोजीशन बता रहा है, वो डिमांड और सप्लाई की क्या पोजीशन बता रहा है। अगर वो अपर बाउंड की तरफ है उस केस में मार्केट में क्या कंडीशन बता रहा है। फिर की इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, कॉल मनी, नोटिस मनी, रिवर्स रेपो, ट्रेजरी बिल्स, ये सारे टूल्स हैं हमारे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। एंड वी ऑल्सो take care that market instrument like CD and commercial paper and certificate of deposit, they help transmit liquidity condition beyond the banking system। ये चीज भी हम बताएंगे कि बैंकिंग सिस्टम के बाहर भी लिक्विडिटी को भेजने के लिए कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर आरबीआई का ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क क्या है, विल एक्सप्लेन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर क्या है। वी हाईलाइट हाउ रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स एंकर मनी मार्केट रेट्स एंड गाइड पॉलिसी ट्रांसमिशंस। देन वी कंक्लूड एंड वील मेंशन द पॉलिसी लिंकेज। अब कंक्लूजन में हम बताएंगे कि इफेक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंश्योर्स स्टेबल मनी मार्केट कंडीशन एंड स्मूथ पॉलिसी ट्रांसमिशन। Also, we emphasize that a well functioning of the money market strengthens monetary credibility and financial stability। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आंसर नहीं है, ये पॉइंट्स है, ये एक तरह की एल्गोरिदम है, डिस्क्रिप्टिव आंसर एल्गोरिदम, कि आपको क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं, क्या क्या आपको किस तरह से आंसर लिखना है। हर स्टेप को आप रफली 3 नंबर के हिसाब से लिख दीजिए, आपका 15 मार्क का आंसर रेडी हो जाएगा। 15 नंबर के आंसर का मतलब है रफली 600 वर्ड्स। तो आप अगर 550 से 625 वर्ड्स के बीच में, बल्कि 575 से 625 के बीच में आप अपना आंसर लिखिए, आपका काफी अच्छा आंसर हो जाएगा। टाइप करके लिखने की प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर पोस्ट करिएगा। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। critically analyze the structural strength of the Indian money market in supporting short-term financing needs of the economy. Also examine the vulnerabilities that can arise from excessive dependence on money market instruments, particularly during periods of financial stress। तो एक तो हमें vulnerabilities बतानी है, मतलब हमें रिस्क एनालिसिस करनी है। दूसरा, हमें उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को क्रिटिकली एनालाइज करना है। देखते हैं इसके आंसर में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन देंगे अपना। वी डिफाइन मनी मार्केट क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म फंड्स और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। फिर इसकी इंपॉर्टेंस बता देंगे इन सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। क्लियर। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बताएंगे मनी मार्केट की। एक्सप्लेन स्ट्रेंथ सच एज डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स, हाई लिक्विडिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बैंक्स, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस। बताएंगे कैसे अलग अलग रिफॉर्म्स हुए और इनकी मार्केट डेप्थ, ट्रांसपेरेंसी, रेट डिस्कवरी बढ़ती चली गई। मैटर कहां से मिलेगा, जो मैटर इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर नहीं हुआ है वो डिस्क्रिप्टिव की पीडीएफ के अंदर आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव की पीडीएफ के थ्रू आपको वो मैटर मिलता जाएगा। Role in support short-term financing. Describe how instruments like call money, repos, treasury bills, CP and CD meet short-term financing need of the bank, governments and corporate. Link this to efficient working capital management and smooth functioning of the financial system। जैसे एक एग्जांपल पीछे हम लोगों ने देखा था ना, मैंने समझाया भी था, जिसमें आप लोगों का चेक और नेट बैंकिंग की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल दिया था, उस तरह का एग्जांपल आप यहाँ दे सकते हैं। स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज और रिस्क इसमें क्या है, तो इसके अंदर मार्केट सेगमेंटेशन है, रोल ओवर रिस्क होता है, लिक्विडिटी स्ट्रेस होता है, ये सब क्या होता है हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर पढ़ लेंगे। फिर भी जब मैं इसकी पीडीएफ आपको दूंगा तो आपको उसके अंदर ये मिल जाएगा।
and highlight how shocks can amplify volatility and disrupt short-term funding during stress periods. फिर कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी कंक्लूड बाय बैलेंसिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट रिस्क, stressing the need for robust regulation and diversified funding sources, and with a forward looking note on strengthening resilience through prudent oversight and market development. ये हमारा आंसर की एंडिंग हो जाएगी। कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे किस तरह से सवाल आपके पास आएगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए अपार्ट फ्रॉम वीडियो हमें जो एडिशनल पीडीएफ्स करनी है, जो ओवर द टाइम मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जैसे जैसे इन चीजों के कोई आर्टिकल्स मुझे न्यूज में मिलते रहेंगे, जिस भी न्यूज़पेपर के थ्रू, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता जाऊंगा। नॉट नेसेसरी कि मनी मार्केट से यही सवाल आए, इस तरह का कुछ और भी आ सकता है। हम हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो पॉसिबल है अपनी तरफ से कर कर चलेंगे। क्लियर? आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए। कुछ बच्चों ने मुझसे बोला कि सर कुछ पीवाईक्यूज या मेमोरी बेस इस तरह के अपडेट करिए जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो। इस टॉपिक से मेरे को पीवाईक्यू तो कोई नहीं मिला, बट जो बाकी टॉपिक्स के पीवाईक्यूज हैं उससे रिलेटेड या उससे मिलते जुलते मैंने सवाल इसमें बना के डालने की कोशिश करी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।